श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह कार्यक्रम शख्सियत के एक और अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं जो जनपद में आयोजित सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक सभी तरह के कार्यों में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन्होंने तमाम ऊंचाइयों को छुआ है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव। सर, हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। घर परिवार की स्थिति और पढ़ाई कहाँ से आपने किया है? सर, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बनारस के ग्रामीण क्षेत्र में मैं एक सामान्य कृषक परिवार में पैदा हुआ। जी जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं गांव से ही हुई। उसके बाद मैं वाराणसी चला आया और यहाँ फिर उच्च शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी हुई। तो जब सर आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या कुछ आपको शौक रहा है? सर, खेल कूद का शौक तो बचपन से ही रहा। क्योंकि हम लोग गांव में पैदा हुए तो एक किसान परिवार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है कि अपने खेत, मिट्टी और पर्यावरण से एक सहज आपका जुड़ाव होता है। आप उसी बीच पलते पढ़ते हैं। तो एक वो प्रकृति के प्रति लगाव शुरू से ही था। जी जी। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई करते गए, चीजों के बारे में जानकारी होती गई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद ऐसे अध्यापकों से, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फिर ऐसे संस्थानों के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हमारी जनपद वाराणसी से आप हैं और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आपका लगाव रहा है, शुरुआती दिन से वहाँ से आप रहे हैं, तो आपके जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया रही तो उसमें किसी का प्रभाव पड़ा? किसी को आपने आदर्श बनाया जिसका आपने उनसे प्रभावित होकर के अपने जीवन को आपने निश्चय किया कि किस दिशा में जाना है? देखिए, मैं एक बेहद सामान्य कृषक परिवार से था। तो घर में मेरे पिताजी, चाचा जी लोग पढ़े लिखे तो थे, सराउंडिंग भी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन सच ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जिससे हमको कोई बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिले। तो अब पढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि स्कूल जाना ही है, पढ़ना ही है, तो पढ़ते रहे, खेलते रहे। लेकिन शुरुआती जीवन में इस तरह का कोई आसपास से मुझे कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं मिला। हाँ, 3 व्यक्ति मेरे जीवन में शुरू से ही, जब थोड़ा जूनियर हाई स्कूल में हम पढ़ने लगे तो 3 व्यक्ति मेरे जीवन को प्रभावित करने लगे थे पढ़ते वक्त। उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी, दूसरा स्वामी विवेकानंद और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये तो एक ऐसी शख्सियत थी कि वैसा बनने का हम नहीं सोच सकते, वैसा करने का भी नहीं सोच सकते, लेकिन कहीं न कहीं वो एक जीवन में जो एक आदर्श शख्सियत होती है वो तब से बने रहे और आज तक है। और बाकी ये पढ़ने लिखने की प्रक्रिया स्वाभाविक चलती रही। जिंदगी में बहुत सारे डायवर्जन भी आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग नॉर्मली इस बात को कहते हैं कि जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए और आप शुरू से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा और मैं अपने अनुभव से जो कह सकता हूं कि आप एक लक्ष्य जीवन में निर्धारित करके नहीं चल सकते। समय के प्रवाह में ये आपका लक्ष्य बदलता रहेगा, क्योंकि शुरू में हमको पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या हो सकता है। तो शुरू में हम पढ़ते रहे और हमारा पूरा जो ध्यान था कि हमें अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए और हमें अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिर जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे एक मंजिल हासिल होती है। तो जब आप एक मंजिल पे पहुंचते हैं जी, तो फिर वो खत्म नहीं होती। वहां से फिर लगता है कि अच्छा, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये जो एक सतत प्रक्रिया है, ये फिर जीवन में आगे ले जाती है और उसमें बहुत कुछ डेस्टिनी है जो व्यक्ति को आगे लेकर जाती है। निसंदेही सर, काफी बड़े बड़े महापुरुषों का प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ा है और उनके विचारों से आपकी जो परिस्थितियां हैं उससे लड़ करके आप आगे पठन पाठन करते रहे। तो पठन पाठन के बीच में सर कभी आपका रुझान संगीत की तरफ कुछ ऐसा रहा? संगीत और खेल शुरू से ही हमें प्रभावित करते रहे, क्योंकि आप अगर गांव में हैं तो लोक संगीत से आपका सहज जुड़ाव होगा। जी जी। और ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक फायदा ये होता है कि वहां पे अगल बगल अगर आपके मंदिर, मठ इस तरह के कुछ हैं तो वहां पे
हर कीर्तन से लेके और समय समय पर ऐसे तमाम आयोजन होते हैं। गांव में कजरी से लेके इस तरह के तमाम उत्सव होते हैं जिसपे लोक संगीत सहज ही आप सुनते हैं। जी, जी। तो उसके प्रति एक झुकाव शुरू से मुझे वो अच्छा लगता था, तो मैं सुनता था। और खेलकूद तो हम लोगों के जीवन का एक स्वाभाविक अंग था, तो जी, खेलते रहे। तो ये प्रश्न पूछने का मुख्य कारण ये था सर कि मैं चाहता था कि आप अपने तरफ से आपको जो ऐसी कोई गीत पसंद हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। जी, इसमें मैं चाहूंगा कि किशोर कुमार जी का एक गाना है, आने वाला पल जाने वाला है। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी। तो बातचीत के विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, अभी आप पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं, इसमें आपको क्या क्या करने का अवसर प्राप्त हुआ है? पुरातत्व विभाग के मूलतः 5 कार्य होते हैं। पहला, अपने आसपास जो भी पुरा सामग्रियां हैं उनका सर्वेक्षण करना जी, आवश्यकता अनुसार उनके इतिहास को जानने के लिए पुरास्थलों का उत्खनन करवाना, उनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, उसके बाद जागरूकता पैदा करने के लिए उन पर आधारित ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन, और प्रकाशन, जो भी हम एक्सकवेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, उनको फोल्डर के रूप में, शोध पत्र के रूप में, किताब के रूप में उनको प्रकाशित करें ताकि आम जनमानस में, रिसर्च की दुनिया में उस कार्य के बारे में जानकारी हो। तो ये पुरातत्व के तो 5 मूल कार्य हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द एक विभाग में जब हम पोस्टेड हैं तो ये सब कार्य तो करते ही हैं। अब इसके साथ साथ चूंकि आप एक प्रशासनिक पद पे हैं और अपने ऑफिस के अगर आप हेड हैं तो फिर आपको वो सभी प्रशासनिक दायित्व भी पूरे करने पड़ते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो मूल रूप से अपने आसपास की चीजों का एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, उनका निरीक्षण, प्रकाशन और ऐसे एजुकेशनल एक्टिविटीज को करने का अवसर मिलता है। तो सर, ये सब जब आप कार्य कर रहे थे तो कुछ चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा, कुछ परेशानियां हुई, उनके ऊपर आपने क्या कुछ कैसे काम किया? निसंदेह जब आप फील्ड में जाते हैं तो पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम जनमानस को बहुत कम जानकारी है जी। उसके नियम कानून के बारे में, उसके एथिक्स के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में बस आम जनमानस ये जानता है कि ये पुरानी चीज है तो ये हमारी विरासत है, लेकिन उसको कैसे बचाना है, क्या करना है, वो इस बात को नहीं जानता। जी जी। इस कारण से पौधा ऐसा भी होता है कि वो कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो उस विरासत के लिए नुकसानदायी होता है। अब ऐसे में जब हम फील्ड में जाते हैं तो खासतौर से चाहे सर्वे हो या उत्खनन हो या निरीक्षण हो, तो उसमें जनमानस को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। वो भीड़ लग जाती है और लोगों के अपने पहले से ही तमाम भ्रांतियां होती हैं, तो एक उनको समझाना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी, जी। अब ऐसा एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि हमारे विभाग की तरफ से कुछ स्थलीय संग्रहालय विगत दशक में सोनभद्र जिले में बनवाए गए, जिसमें एक मऊ किला है और दूसरा शिवद्वार। तो मऊ किला का संग्रहालय स्थापित करने के लिए जब जितने पुरावशेष थे, चारों तरफ जो मूर्तियां थी, उनको हम लोग इकट्ठा कर रहे थे,
तो हमारे साथ हमारे 2-3 कर्मी और कुछ गाड़ी वाड़ी लेके हम लोग जाके उठाते थे मूर्तियां जी। अब बगल के एक गांव में वहां के प्रधान को लेकर के हम गए और वहां तालाब के किनारे कुछ मूर्तियां ऐसे ही फेंकी पड़ी हुई थी जी। तो हम लोगों ने ट्रैक्टर वैक्टर लगा के मजदूर लगा के उखड़वाना शुरू किया उसको कि इसको ले जाते हैं। तब तक उस गांव के लगभग 50 लोग, महिलाएं पुरुष सब, वो हंसिया कुल्हाड़ी लाठी लेके दौड़ पड़े। उनको किसी ने कह दिया कि हमारे एरिया की विरासत, ये भगवान की मूर्ति ये लोग लेके भाग रहे हैं। अब उन लोगों ने चारों तरफ से शोरगुल मचा के हम लोगों को घेर लिया। तो बाकी हमारे जो मजदूर थे वो भाग खड़े हुए, प्रधान जी भी भाग खड़े हुए, तो हमारे जो आदमी थे फोटोग्राफर ये सब वो भी डरने लगे जी। तो मैंने कहा कि नहीं आप खड़े रहो। मैं मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। जब सभी पास आ गए तो हमने कहा कि आपकी परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान को आप उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा कि एक बार आप देख लीजिए कि ये भगवान किस दशा में है। तालाब के किनारे घास के बीच में कोई इनको देखने वाला नहीं है। ये मंदिरों के और मूर्तियों के टुकड़े हैं और हमने यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक संग्रहालय बना रखा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां संग्रहित हैं। वहीं ले जाके इसको प्रतिस्थापित करेंगे और आपके गांव के नाम से रखेंगे जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं ले जा सकते। तो हमने कहा ठीक है नहीं ले जाएंगे, इसमें लाठी डंडा और ये सब लेके आने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें बताया गया कि आप ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा कि कर तो मैं रहा हूं लेकिन ये कोई अवैध काम नहीं है, इसके लिए प्रशासन के आदेश हैं, प्रशासन को सूचना है। पुलिस लेके हम इसलिए नहीं आना चाहते कि आपको लगेगा कि आप जबरदस्ती की जा रही है जी, ये हम सबकी विरासत है तो हमें सबको मिल के बचाना चाहिए। तो उस समय वो लोग सहमत नहीं हुए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। हम लोग वापस आ गए। बाद में फिर हमने उस गांव के कई संभ्रांत लोगों से बात किया, उनको समझाने की कोशिश की। उनके माध्यम से उसमें बहुत सी चीजें उठा करके फिर हम संग्रहालय में ले आए और रखे। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी गांव में जाइए तो वो आप संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। और मतलब दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को घेरा गया इस उद्देश्य से जी। लेकिन अगर आपके अंदर आप कोई नकारात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके मन में कोई दुराव नहीं है, तो मैं हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए डटा रहा और हर बार अपनी बात रखी। कई बार हमें कदम पीछे हटाने पड़े लेकिन बहुधा हमको इसमें सफलता मिली। तो इस तरह की चुनौतियां फील्ड में काम करते हुए आती है और उसका कारण यही है कि ये चूंकि हाईली इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए उतना पढ़ा लिखा होना, समझदार होना जरूरी है। और कहीं शिक्षा के उस स्तर का अभाव, अपने विरासत के संरक्षण के प्रति वह भाव का अभाव लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए विवश करता है। लेकिन जब उनको प्यार से और तार्किक ढंग से समझाया जाता है तो वही लोग बाद में सबसे बड़े सहायक होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैक्सिमम ऐसे अवसरों पे मैं सफल हुआ और फिर लोगों ने खुद ही उन मूर्तियों को उठा करके संग्रहालय में पहुंचाया। निसंदेह आपने जो बताया सर वो बहुत ही रोचक घटना बताया और मैं देख रहा था कि आप बहुत सहज भाव से मुस्कुराते हुए उन घटनाओं को याद भी कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं सर कि यहाँ पे हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई आप एक गीत सुनाए। देखिए हम एक पुराविद हैं और हम लोग लगातार घूमते ही रहते हैं और इस जिंदगी में भी हम सब मुसाफिर हैं। तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मुसाफिर हो यारो न घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई।
श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव। बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। और सर, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जैसे बनारस एक मुख्य पर्यटन का स्थल बन चुका है हमारे देश में, जहां पूरे दुनिया से लोग अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आते हैं, तो एक पुरातत्व अधिकारी के नाते आप उनको कोई और नजरिया दे सकते हैं जिससे वो बनारस और आसपास के क्षेत्र को देख सकें? निसंदेह वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। जी जी। और वाराणसी को वाराणसी बनने की एक बड़ी लंबी सतत प्रक्रिया है। हम सामान्यतया जो लोग आते हैं उनको लगता है कि बनारस में हमने गंगा देख लिया, घाट देख लिया, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, संकट मोचन दर्शन कर लिया, कुछ खरीदारी कर ली, कुछ कचौड़ी जलेबी खा लिया, कुछ सोवनियर खरीद लिया और काशी दर्शन हो गया। लेकिन काशी या वाराणसी या बनारस, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम से भी आप इस शहर को याद कर सकें, वह एक इतना बड़ा महाकाव्य है कि आप जीवन में जिस दृष्टि से काशी को देखना चाहेंगे वो दृष्टि आपको, वो सामग्री आपको देखने को मिलेगी। आप व्यापारिक दृष्टि से देखें, आप धार्मिक दृष्टि से देखें, आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें और आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें। काशी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है, या हम कहें कि दुनिया में जो भी देश हैं, शायद हिंदुस्तान के पास एक ऐसा शहर है जो अपने देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तो वाराणसी में आप अपने किसी भी स्टेट को याद कर लीजिए, किसी भी राज्य को या किसी भी सांस्कृतिक जोन को याद कर लीजिए, तो उस एरिया का आर्किटेक्चर से लेके उनके भगवान तक, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसका कारण है कि एक तो काशी की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, गंगा के किनारे, जिसके दाहिने तट पर विंध्य पर्वत श्रृंखला हो जो तमाम तरह के खनिज पदार्थों से भरी पड़ी हो, और जिसका बायां तट हिमालय से लाई हुई उन उपजाऊ मिट्टियों से भरा हो जिसमें कि हमेशा पर्याप्त उपज होती है। जी। तो ये जो एक फसलों की उपज और वन उपज दोनों की समृद्धि का जो मणिकांचन योग है, ये काशी के अलावा बहुत कम शहरों में देखने को या बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा योग है गंगा। गंगा इन दोनों की सेतु है। एक तो इनका मिलन कराती है, दूसरा इनके दोनों तट पे ये पुष्पित पल्लवित होते हैं, तीसरा देश के सभी भागों से जब ये रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे, तब जल के माध्यम से ही जो यात्रा होती थी, तो उसमें गंगा एक सबसे बड़े यात्रा मार्ग के रूप में थी। तो ये जो कनेक्टिविटी थी, इस कनेक्टिविटी ने, और आप गंगा जी को देखें तो आप चाहे गंगोत्री लोग कहते हैं, लेकिन आजकल लोग गंगोत्री से 18-20 किलोमीटर पीछे गोमुख से निकलते हैं। तो गोमुख से निकल के गंगा सागर तक लगभग 2525 किलोमीटर गंगा की यात्रा है इस धरती पे, भारत में। इस 2525 किलोमीटर के मार्ग में केवल वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां वो लगभग 8 किलोमीटर एक किनारे से और बड़े मंद गति से लेकिन सतत प्रवाहित होती है। तो यह घाट के निर्माण के लिए, बसने के लिए भी बड़ी आदर्श स्थिति है कि एक तो प्रवाह थोड़ा मंद है और दूसरा वो कभी किनारा छोड़ती नहीं। तो इस विशिष्ट भौगोलिक परिवेश ने एक तो काशी को काशी बनाया, एक विशिष्टता प्रदान की, और इस विशिष्टता ने पूरे देश के सभी भाग के लोगों को यहाँ पे आकर्षित किया। और यह आकर्षण व्यापारिक, धार्मिक, और जब आपके पास धन होगा तो बाकी बहुत स्वाभाविक है कि संस्कृति से संबंधित लोग भी यहाँ आएंगे। और धर्म का मतलब है कि शिक्षा। तो जब धर्म, शिक्षा, आध्यात्म और व्यापार, ये तीनों चारों चीजें किसी शहर में अगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा देश वहां से जुड़ना चाहेगा। और जब देश के सभी भागों के लोग बनारस आते हैं तो वो सिर्फ लेने नहीं आते हैं, उस प्रक्रिया में वो कुछ देते हैं। तो इस लेन देन की जो एक सतत प्रक्रिया रही है, इसने वाराणसी को बहुत समृद्ध किया। जी। और कालांतर में काशी धीरे धीरे ज्ञान के केंद्र के रूप में, आध्यात्म के केंद्र के रूप में विकसित हुई। और इसी का नतीजा रहा कि पूरे देश के लोग, चाहे किसी भी भाग के हों, वो बनारस आना जरूर पसंद करते हैं।
तो मैं हमेशा जब भी मेरी वार्ता होती है, मैं कहीं लेक्चर देता हूं या लोगों से बात होती है, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि काशी के लिए हम वही बात बार बार कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिये तैसी। तो काशी को आप जिस नजरिए से देखना चाहेंगे, आप अपने जहन में याद कर लीजिए, बुद्ध जी से लेकर के और स्वामी विवेकानंद तक जितने भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, टीचर रहे हैं, वो एक बार काशी जरूर आए हैं। जी जी। बुद्ध जी आए, जैन धर्म के 4 तीर्थंकर यहाँ रहे, गुरु नानक देव आए, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जी। तो मतलब एक भी बड़ा नाम अगर आपके जहन में आता है तो वो कभी न कभी अपने जीवन में वो काशी जरूर है। तो जब वो काशी आते हैं तो यहाँ के जो उस समय के गुरु हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं। तो वो सिर्फ उनसे ग्रहण नहीं करते, कुछ न कुछ दे के भी जाते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व, चाहे शहर हो या व्यक्ति का, ये जितना अधिक इंटरेक्शन होगा उतना ही समृद्ध होगा जी। किसी शहर या नगर को या किसी व्यक्ति को भी देखना हो तो आप उसके चतुर्दिक प्रक्रिया को देखिए, उसको बनते हुए देखिए और उन कारणों पे विचार करिए कि आखिर ये विशिष्टता आई कैसे। तो एक पुराविद होने के नाते, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं सबसे यही कहता हूं कि काशी को सिर्फ ये मत देखिए कि आप आए और बाबा विश्वनाथ का आपने दर्शन कर लिया, मां गंगा का स्नान कर लिया। आप देखिए कि इन सारे लोगों ने मिलके और देश के लोगों ने मिलके एक कैसी इतनी सुंदर नगरी खड़ा किया, जो आज भी एक ही बात है कि मैं कहता हूं कि दुनिया में जब हम लोग हमेशा थक जाएंगे तब एक ही बात आएगी कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, और ये बनारस से ही संदेश जाता है। सही बात है। तो निसंदेह सर, आपने जो कुछ बातें बताई हमारे जनपद वाराणसी के बारे में, जो एक पुरातन नगरी रही है काशी के बारे में, अब मैं आना चाहता हूं आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आप अपने आप को प्रफुल्लित रखने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए क्या कुछ करते हैं सर? देखिए, मैं ऐसा कुछ विशेष नहीं करता जी। सच बात यह है कि हम सबके जीवन के 2 आयाम होते हैं जी जी। एक तो हम चाहते क्या हैं और दूसरा करते क्या हैं जी। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि उन्होंने जो चाहा वो उनको हासिल हुआ। सही बात है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोजी रोटी के लिए हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं या ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। मैं कभी पुराविद बनना नहीं चाहता था या मैं जानता भी नहीं था। मैं बनना कुछ और चाहता था और वो जर्नी धीरे धीरे अपने आप टलते हुए यहाँ आ गई। तो जब मैं इस विभाग में आ गया, प्रतिस्थापित हो गया, तो फिर हमने एक सीख ली कि जिंदगी में कुंठित होने का कोई मतलब नहीं है। जो मिलता है उसी में खुश रहिए और उसी को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करिए, तो आपको उसमें आनंद आने लगेगा। और निसंदेह कार्य कोई भी हो, विधा कोई भी हो, जब आप उसमें मन से घुसते हैं तो फिर आप उसे एकाकार हो जाते हैं, तो आपको उसमें आनंद आने लगता है। दूसरी, जिंदगी में कुछ शौक जरूर पालिए, क्योंकि जो कमी रह जाती है, ये हम जो नौकरी करते हैं या जो कार्य करते हैं, ये दोनों के लिए करते हैं। इससे जो अर्जित होता है उससे हमारी जीविका चलती है जी। और जो हम करते हैं वो समाज के लिए, देश के लिए, जनमानस के लिए करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा बचता है जो हमें अपने लिए करना चाहिए जी। तो हमारे दो तीन शौक हैं। एक तो संगीत सुनना, जब मौका मिलता है तो मैं गाने जरूर सुनता हूँ। दूसरा, मुझे पर्वतारोहण का शौक है, तो जब भी कभी अवसर मिलता है तो मैं पर्वतों में जरूर जाता हूँ। और मैंने पिछले 20 वर्षों में लगभग 15 से अधिक चोटियों पे मैं उसी दिशा में आ रहा था सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आप पर्वतारोहण का शौक रखते हैं, तो इस दिशा में कैसे आना और क्या कुछ करने का सर आपको अवसर प्राप्त? देखिए, महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि समुद्र और पर्वत सदैव दर्शनीय है, क्योंकि वो हमारी कल्पनाओं से परे हैं। तो वो हमें दोनों तरह की उम्मीदें देते हैं। एक तो ये कि दुनिया अनंत है, तो आप अपने लिमिटेशन में रहिए, और दूसरा कि हमारी अपनी एक क्षमता होनी चाहिए, हमें अपनी क्षमता के अनुरूप ही अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन करना चाहिए। फिर जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया तो वहां पे एक पर्वतारोहण केंद्र है जी। तो मैं उससे जुड़ा, वहां से फिर हमने कोर्स भी किया, बाद में शौकिया वहां कुछ दिन पढ़ाया भी। और उसी दौरान मैंने फिर भारत के 2 बड़े पर्वतारोहण संस्थान हैं, एक मनाली में जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एलाइड स्पोर्ट्स करके है जी। और दूसरा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से हमने बेसिक और एडवांस कोर्स भी किया जी। तो इस कोर्स के बाद बहुत सारे क्लासमेट बने,
और फिर तो अनवरत उन लोगों के कभी साथ कभी अकेले, जब भी अवसर मिलता है तो ये पर्वतों में जाना होता है। और एक बार अगर आप हिमालय चले गए तो हम नशा तो नहीं कहेंगे, हिमालय का एक ऐसा आकर्षण है कि फिर आप उससे विमुख नहीं हो सकते। जब भी आपको अवसर मिलेगा तो आप जरूर जाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हिमालय जरूर जाना चाहिए। और मैं 2 परिस्थितियों में जरूर हिमालय जाता हूं। एक तो जब बहुत थक जाता हूं तब वहां प्राणवायु मिलती है जी। और दूसरा जब कभी आपको ये लगने लगे कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, कहीं कोई अहंकार होने लगे, तब एक बार समुद्र और हिमालय में जरूर आपको उनके सानिध्य में जाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का आकलन होता है जी, कि हम कितने क्षुद्र हैं, प्रकृति के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहां भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से पर्वतों से लगाव है और पर्वत हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। तो सर, पर्वतारोहण में आपने कौन कौन सी चोटियों को छुआ है सर? हमने देखिए हिमालय के लगभग सभी रेंज को तो एक तो ट्रैक किया है। हिमालय को हम लोग थोड़ा हिमालय की तकनीकी भाषा में, हिमालय की पूरी जो लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर की है और वो पंजाब हिमालय से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो उनको बीच बीच में जो नदियां काटती हैं उसके आधार पे हम उसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और इस तरह से विभाजित करते हैं। एक तो मैंने इन सभी रेंज को लगभग उनको ट्रैकिंग की है। इसके अलावा फिर पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कह लीजिए, पंजाब में तो शिवालिक है, कश्मीर में लद्दाख से लेके हिमाचल और उत्तरकाशी और आपके सिक्किम में मिला करके मैंने लगभग 1 दर्जन से अधिक चोटियों पे पर्वतारोहण किया। आपने सर अपने जीवन के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी। मैं चाहता हूं कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप एक क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के नाते और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जीवन में एक जीवन लेके आता है जी, और एक जीवन वो बनाता है। तो हम किस घर में पैदा होते हैं, हमें कौन सा जीवन मिलेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, यह तो संयोग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम कौन सा जीवन लेके जाएंगे या समाज के लिए क्या दे के जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उस जर्नी में आपको महत्वाकांक्षी होना तो जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षी होने से पहले अपनी क्षमताओं का आकलन जरूरी है। तो जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है जी। और शॉर्टकट तरीके से प्राप्त की गई उपलब्धियों की परिलब्धि भी बड़ी शॉर्ट होती है जी। तो अगर आप रियली अपना जीवन बनाना चाहते हैं, किसी की यादों में जिंदा रहना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में सतत अपने लक्ष्य का परिमार्जन करिए और दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करते हुए आगे बढ़िए। बाकी जिंदगी में बहुत कुछ है नहीं जो हम प्राप्त कर सके, बस कितना दे के जाते हैं, शायद यही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। तो सर, आपने हमसे, हमारे स्टूडियो के माध्यम से, हमारे श्रोताओं से इतनी सारी जानकारियां साझा की अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता करके उनको इतना प्रभावित किया, उनको प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।